नमस्कार साथियों, आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को संचालित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इंदौर की अलग अलग कोचिंग्स के टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लगभग 15 टेस्ट पेपर को अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम यूनिट 6 जिसमें भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था दिया गया है, तो इससे संबंधित हम टॉप 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जो भी नए क्वेश्चंस लगे उन्हें आप नोट डाउन करते जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम का दूसरा नाम क्या था। तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसका दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, जबकि 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इसका नाम मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की नीति को प्रोत्साहन दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के अधिनियम द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की नीति को प्रोत्साहन दिया गया था और इसी अधिनियम के तहत पहली बार राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पर संघ दिया गया है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। तो जो 1935 का अधिनियम है, इसी अधिनियम में पहली बार एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 का जो अधिनियम था उसे दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी। तो जो माउंटबेटन योजना है, यह 3 जून 1947 को आई थी। कब? 3 जून 1947 को। और माउंटबेटन योजना ही आगे चलकर देश के विभाजन का आधार बनी थी, क्योंकि इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्रों का गठन किया गया था इसी योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया था। तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार है, यह पहली बार 1919 के अधिनियम के द्वारा दिया गया था। किस अधिनियम? 1919 के अधिनियम द्वारा, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है, यह 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें प्रावधान किया गया था, लेकिन जो वायसराय की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है वह 1861 के भारत शासन अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया था। और राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति 1935 का भारत शासन अधिनियम में प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसमें ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। तो जो 1919 का अधिनियम था, इसी अधिनियम में पहली बार एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था और इसी अधिनियम की सिफारिश पर वर्ष 1926 में पहली बार भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। कब? 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का था। तो 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके अंतर्गत विधान परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया था। कितने वर्ष? 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची पहली बार कब लागू की गई थी। तो 1935 के ही अधिनियम में विषयों को 3 भागों में बांट दिया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 1935 के अधिनियम में ही पहली बार समवर्ती सूची को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्न में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो प्रांतीय सरकारों का जो गठन है, यह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया था और इसी अधिनियम के तहत पहली बार 1937 में चुनाव हुए थे प्रांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। तो भारतीय की जो संविधान सभा थी, इसका जो प्रथम अधिवेशन है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान सभा है, इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो जो संविधान पांडुलेखन समिति है, इसे ही हम प्रारूप समिति कहते हैं। तो संविधान की जो प्रारूप समिति है, इसमें कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। तो इसमें पूछा गया है कि प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, यह प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी और AK आयंगर, यह तीनों ही सदस्य प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था।
तो भारत की जो संविधान सभा थी इसने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को इसे एडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? तो भारत शासन द्वारा या भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था? तो जो राजकीय चिन्ह है, कौन सा राजकीय चिन्ह है, इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जबकि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को अभी हमने देखा कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जबकि जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसे कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ पर है? तो न्यायिक पुनरावलोकन है या भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से ली गई है न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संविधान में भारत के लिए संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। कौन सी? संसदात्मक शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शक्ति में ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो जो कार्यपालिका की शक्ति हैं यह राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं, और राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। जो वर्तमान में अमेरिका में जो प्रणाली है वह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ही प्रचलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कैसा है? तो यहाँ पर भारतीय संविधान की विशेषता पूछी गई है। तो जो भारतीय संविधान है यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में राज्यों का प्रशासन किसके माध्यम से होता है? तो भारत में जो राज्यों का प्रशासन है यह राष्ट्रपति के द्वारा होता है, और राष्ट्रपति राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में संचालन के लिए उपराज्यपाल या प्रशासकों को नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है यह अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। किससे? अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रणाली है या निर्वाचक मंडल है इसका वर्णन अनुच्छेद 54 में किया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। तो कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं? तो इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के इसमें निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता राष्ट्रपति के निर्वाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद रहते हैं वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुलझाए जाते हैं। किसके माध्यम से? सर्वोच्च न्यायालय उन्हें सुलझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित हैं। तो भारतीय संविधान में जो समस्त कार्यपालिका शक्ति हैं वह राष्ट्रपति में निहित है। किसमें? राष्ट्रपति में निहित है। और जो अनुच्छेद 53 है उसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन जो वास्तविक प्रधान रहता है, कौन? वास्तविक जो कार्यपालक प्रधान रहता है वह प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होता है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित नहीं होते। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य यह शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन राज्यों की जो विधान परिषद रहते हैं इसके निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो महाभियोग है इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। कहाँ पर? अनुच्छेद 61 में किया गया है। और यह प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। क्यों होती है इसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया? इसलिए कहा गया क्योंकि महाभियोग में केवल
लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते थे। लेकिन जो महाभियोग या राष्ट्रपति को जब हटाते हैं तो उसमें केवल लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए इसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल को कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। यह किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 160 में यह बताया गया है कि असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल को कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन है, संविधान के प्रावधानों से हटकर इसका सृजन हुआ था। किसका? उप प्रधानमंत्री के पद का जो सृजन है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संसदीय शासन की वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। तो अभी हमने देखा था कि संसदीय शासन की जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है यह प्रधानमंत्री में निहित होती है। किस में? प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। जबकि कार्यपालिका जो संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख है अनुच्छेद 53 के तहत कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति हैं वह किस में निहित होती हैं? तो वह प्रधानमंत्री में ही निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं रहा? तो कौन से प्रधानमंत्री रहे जो अपने कार्यकाल के दौरान संसद में कभी उपस्थित ही नहीं रहे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान संसद में उपस्थित नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है किस जनगणना के आधार पर? तो वर्तमान लोकसभा में जो राज्यों का आरक्षण है यह 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। कौन सी जनगणना? 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में राज्यों के स्थानों का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो लोकसभा की बैठक कब समाप्त की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के द्वारा स्थगन के द्वारा भी बैठक समाप्त की जाती है, सत्रावसान के द्वारा भी बैठक समाप्त की जाती है और विघटन के द्वारा भी समाप्त की जाती है लोकसभा की बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष है। कितनी? 30 वर्ष, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो इसमें पूछा गया है निम्न प्रस्तावों में से किसका संबंध है जो संघीय बजट से है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कटौती प्रस्ताव। किसका? कटौती प्रस्ताव। जो कटौती प्रस्ताव है यह विपक्ष द्वारा लाया जाता है और इसमें जो भी सरकार या जो भी सत्ता पक्ष द्वारा नीतियां लाई जाती हैं उनमें कटौती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का जो पहला आम चुनाव है कब हुआ था? तो वर्ष 1952 में हुआ था। कब? वर्ष 1952 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, तो वह प्रथम अभिनेत्री कौन सी हैं जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरगिस दत्त हैं। यह प्रथम अभिनेत्री हैं जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 में यह बताया गया है कि विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान संरक्षण के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 24 है, कौन सा अनुच्छेद 24 है, इसके अंतर्गत 14 साल से कम आयु के बच्चों के खतरनाक गतिविधियों या कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट या याचिका दायर की जाती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए जो हेबियस कार्पस है, जिसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं, यह याचिका दायर की जाती है और इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। और इसका जो वर्णन है रिट का अनुच्छेद 32 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय है। कौन? अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। और इसमें जो रिट जारी करने की शक्ति है केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। इसमें अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय या सेशन न्यायालय को इसमें रिट जारी करने की शक्ति नहीं दी गई है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, ना कि न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका में सभी न्यायालय आ जाते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, सेशन न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था। तो बंधुआ मजदूर जो उन्मूलन अधिनियम है यह वर्ष 1976 में पारित किया गया था। कब? वर्ष 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह किस में शामिल किया गया है? तो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों में किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज में किया गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है और नीति निर्देशक तत्व हैं, इन दोनों में ही भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो जो मूल कर्तव्य हैं यह संविधान के भाग 4 का में दिया गया है और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत इनका प्रावधान किया गया है। और जो मूल कर्तव्य हैं यह मूल संविधान का भाग नहीं थे, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। तो जो अनुच्छेद 25 है इसमें हिंदू धर्म के अंतर्गत केवल बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं सिखों को शामिल किया गया है, जबकि पारसियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो यदि संविधान संशोधन विधेयक है तो यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा अथवा राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। तो भारतीय संविधान के लिए जो प्रथम संशोधन विधेयक है यह वर्ष 1951 में लाया गया था। कब? वर्ष 1951 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 86 में संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था। तो 86वां संविधान संशोधन है यह वर्ष 2002 में हुआ था, जिसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम है यह राइट टू एजुकेशन है, इसे वर्ष 2010 में लागू किया गया था। कब? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 93वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है। तो दल बदल पर जो प्रतिबंध है यह संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा 52वां संविधान संशोधन है, इसमें दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है। और यह कब हुआ था? तो यह वर्ष 1985 में हुआ था, राजीव गांधी सरकार के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है। तो किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। तो जो 42वां संविधान संशोधन था, कौन सा 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किए गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। और यह वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार या राइट टू एजुकेशन प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 का संविधान में जोड़ा था। तो जो 86वां संविधान संशोधन था, कौन सा 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002, इसके अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया था। और यह कब हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश हैं। कितने? 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इसके पहले कुल 31 न्यायाधीश होते थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन वर्तमान में कुल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु कितनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट एज है वह 65 वर्ष है। कितनी? 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत है। तो उच्च न्यायालय की जो परमादेश जारी करने की शक्ति है इसके अंतर्गत संवैधानिक अधिकार आते हैं, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, यह तीनों ही अधिकार उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है। तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है यह किसके पास होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान की मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यायिक व्याख्या। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो वर्ष 1973 में केशवानंद भारती मामला है, इसी मामले के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह बताया गया कि समय समय पर न्यायपालिका बताएगी कि कौन कौन से जो तत्व हैं उन्हें बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यायिक व्याख्या, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है। तो जो अनुच्छेद 143 है इसमें सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार इसका उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत कानूनी मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। तो जो बम्बई हाई कोर्ट है, कौन सा बम्बई हाई कोर्ट है, यह महाराष्ट्र के लिए, गोवा के लिए और दादर नागर हवेली और दमन दीव के लिए उच्च न्यायालय के तौर पर यह हाई कोर्ट काम करता है। कौन सा? बम्बई हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने का अधिकार किसके पास होता है? अटॉर्नी जनरल के पास होता है और इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया गया है। और वर्तमान में के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल हैं। कौन? के वेणुगोपाल, और यह भारत सरकार के वकील के तौर पर यह कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार में जो सर्वोच्च शासकीय अधिकारी है तो कौन होता है? भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। कौन? भारत का जो कैबिनेट सचिव है या भारत का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। कौन? कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे बात को या केस को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे केस को अन्यत्र भेजने का अधिकार अपने पास रखता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण राष्ट्रगान या वादन का काल कितना है। तो संपूर्ण राष्ट्रगान का जो समय है कितना निश्चित किया गया है? 52 सेकेंड निर्धारित किया गया है। कितना? 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जनता है। क्या? जनता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता को माना गया है। और जो संविधान की प्रस्तावना है वह भी हम भारत के लोग से ही स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट पूछा गया है कि किसने भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, के.सी. बियर हैं। कौन? के.सी. बियर। इन्होंने भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा था। किसने? के.सी. बियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है CSO या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया था। तो जो गरीबी सूचकांक है इसे किस वर्ष विकसित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1997 में विकसित किया गया था। कब? 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। जो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकार करने का अधिकार है यह राष्ट्रीय विकास परिषद या NDC के पास होता है। किसके पास? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास होता है। और इसका जो गठन है 6 अगस्त 1952 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में योजना अवकाश की अवधि थी
तो भारत में योजना अवकाश की अवधि कौन सी मानी जाती है? 1966 से 1969 के मध्य यह योजना अवकाश की अवधि मानी जाती है। कौन सी? 1966 से 1969 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। तो भारत में गरीबी को किसके आधार पर परिभाषित किया गया है? कैलोरी प्राप्ति से। कैलोरी प्राप्ति से इसके अंतर्गत यदि कोई ग्रामीण व्यक्ति है उसे 2400 कैलोरी, और यदि कोई शहरी व्यक्ति है यदि उसे 2100 कैलोरी से कम भोजन प्राप्त हो रहा है तो वह गरीबी रेखा की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना कब लागू की गई थी? तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना है यह वर्ष 1999 में लागू की गई थी। कब? वर्ष 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है? तो चीनी उद्योग सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में विकसित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और सबसे अधिक चीनी उत्तर प्रदेश में ही उत्पादन होता है चीनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो हजीरा उर्वरक कारखाना है यह गुजरात में स्थित है और यह प्राकृतिक गैस पर आधारित है। किस पर? प्राकृतिक गैस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात कारखाने में किस देश से सहयोग प्राप्त किया गया था? तो जो बोकारो इस्पात कारखाना है यह सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था और यह झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है? तो जो लोहे इस्पात उद्योग है, कौन सा? लोहे इस्पात या आयरन स्टील उद्योग है, इसे आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है? तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो लघु स्तर उद्योग है वह जूट उद्योग है। कौन सा? जूट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो यहाँ टर्सरी सेक्टर के बारे में पूछा गया है। तो जो विपणन है इसे हम तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। किसे? विपणन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का जो निर्माण है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। जबकि जो राजकोषीय नीति का निर्माण है वह वित्त मंत्रालय करता है, जबकि मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? तो आरबीआई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली थी? तो किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है यह भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा? एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो जो बुल और बियर हैं यह शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। किससे? शेयर मार्केट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है? तो भारत की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है यह क्रिसल, केयर और इक्रा, यह तीनों ही रेटिंग एजेंसी है भारत की। कौन सी? क्रिसल, केयर और इक्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 14 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है सर्वप्रथम वर्ष 1969 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था। कब? वर्ष 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है? तो शेयर बाजार को रेगुलेट करने का कार्य कौन करता है? सेबी करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी, जिसे वर्ष 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था और स्थापना 1988 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? तो जो नरसिम्हन समिति है इसका संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है बैंकिंग संरचना सुधार से है। किससे? बैंकिंग संरचना सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम है एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? तो एलआईसी की जो स्थापना है वर्ष 1956 में की गई थी। कब? वर्ष 1956 में एलआईसी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? तो भारतीय मुद्रा प्रणाली में जो दशमलव पद्धति है इसे वर्ष 1957 से लागू किया गया था। कब? वर्ष 1957 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो शेयर बाजार का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नई एकल यूरोपियन मुद्रा का नाम क्या है? तो नई एकल यूरोपियन मुद्रा का नाम यूरो है। क्या? यूरो। और यह संपूर्ण यूरोपियन यूनियन में यह मुद्रा मान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का में उत्पादन है, अर्थशास्त्र में उत्पादन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी, मतलब वस्तु का निर्माण, वस्तु में उपयोगिता का सृजन और उद्योगों की स्थापना, यह तीनों ही चीज़ें अर्थशास्त्र में उत्पादन के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल का एक बैरल कितने बराबर होता है? तेल का जो एक बैरल है कितने लीटर के बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर एक बैरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय खादी
ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की जो स्थापना है यह प्रथम योजना के अंतर्गत की गई थी। कब? प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्चुअरीज शब्द किससे संबंधित है? तो यह बीमा से संबंधित है। किससे? इंश्योरेंस से संबंधित। कौन सा शब्द है? एक्चुअरीज जो शब्द है यह बीमा या इंश्योरेंस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक समूह में कौन सा संगठन सम्मिलित नहीं है? तो वर्ल्ड बैंक समूह में IMF सम्मिलित नहीं है, जबकि IBRD, IFC और IDA यह तीनों ही विश्व बैंक के भाग हैं, लेकिन जो IMF है यह एक अलग संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जो जनक है एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे? एडम स्मिथ को कहा जाता है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस प्रकार हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।